गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने क्लास 11th का पार्ट 4 त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती उसका अनुवाद करेंगे और इसके अंदर सर्वप्रथम अपन त्रिलोचन जी का जीवन परिचय करेंगे। त्रिलोचन जी का मूल नाम, इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था और इनका जन्म 1917 में चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में माना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि, हूँ अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ चेती, अमोला, मेरा घर और जीने की कला, ये इनके काव्यखंड की है। देश काल और रोजना मचा काव्य और अर्थबोध मुक्तिबोध की कविताएं जो इनकी गद्य खंड में मानी जाती है। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है और इनको प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया था और इनका निधन सन 2007 में माना जाता है। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषी शास्त्री भी है। मतलब इन्हें लयात्मक और रागात्मक के साथ साथ इन्होंने बहुभाषी अलग अलग भाषाओं के क्षेत्र में भी इनको अच्छा ज्ञान अर्जित है, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। जो इनको ज्ञान अर्जित हुआ था शास्त्रीयता का, वो इनको कविता के आधार पर से बोझ नहीं बनाया गया था। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि है। मतलब ये बिल्कुल धीरे धीरे लय गति के साथ चलते रहते हैं और प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इन्हें यहाँ काफी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उसका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये उनके गांव की भाषा के आधार पर बताया गया है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी शब्द, ये सोनेट शब्द को अंग्रेजी शब्द बताया गया है, को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविता को नया आयाम देता था। मतलब त्रिलोचन के बारे में बताया कि जो भी इन्होंने गद्य और पद्य की लिखी है तो उन्होंने उससे चुटकुले के आधार पर और नाटकीयता ढंग के आधार पर इन्होंने बताया था, जिससे कि वो और रोचक बन सके। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा ही है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता है। उनका कवि इन दोनों के बीच फाक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, ये हमारे इनकी रचित द्वारा कृति है। कविता धरती संग्रह में संकलित है। ये पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। मतलब पलायन के आधार पर बताया है कि जो परिवार टूट रहे हैं, गांवों से शहर जा रहे हैं, उसके आधार पर इसको बताया गया है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है कि अक्षर के आगे इन्होंने काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है और जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंत्य विरोधों को भी उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय करवाता है कि जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते हुए घर टूटते हैं, कि आर्थिक मजबूरी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति को रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। काव्य की नायिका चंपा अनजाने ही उसे शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है कि वह भविष्य के मन के बताया गया है कि वह अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसका पति अगर बाहर चला जाएगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, ये उस भविष्य को लेकर चिंता हो जाती है। तब वह कहती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे और कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना करती है। वह ये कामना इसलिए करती है कि वह नहीं चाहती है कि उसका पति उसे छोड़कर बाहर जाए। जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, चिंती मतलब पहचानती।
अब चंपा के को बताया गया है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मतलब चंपा नाम की लड़की है जो उसे बताया गया है कि वो काले काले अक्षर जो होते हैं उसे बिल्कुल भी वह पहचानती नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता तो हूँ वह आ जाती है, और जब भी कभी पढ़ने बैठता था तब वह चंपा उसके आसपास आ जाती थी और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती थी, और जो भी लेखक पढ़ता था या कभी पढ़ता था उसको वह चुपचाप खड़ी होकर सुनती थी। उसे बड़ा अचरज होता है, और उसे चंपा को इस बात का आश्चर्य होता था कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, कि जो भी कवि उच्चारण करता था वह ये सोच रही थी ये काले काले अक्षरों से वह कैसे ये स्वर निकाल लेते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, मतलब चंपा के पिता का नाम सुंदर है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, और यहाँ पे सुंदर के बारे में बताया गया है कि सुंदर का पेशा क्या है, वह ग्वाला है और वह गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, चौपाए मतलब 4 पैर वाले जानवरों को लेकर चरवाहे करने जाती है, वो जानवरों को लेकर वो चराने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कि चंपा की विशेषता बताइए कि चंपा में बहुत सादगी है, भोलापन है, और वह थोड़ी नटखट भी है। कभी कभी उधम भी करती है, कभी कभी थोड़ी वो शैतानियां भी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, और कभी कभी वह कवि की कलम जो पेन था उसे भी वह चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, और कवि उसे हर प्रयास करके, पूरी कोशिश करके जब उसे ढूंढ कर लाता है और उसे पाता है तो अब कागज गायब हो जाता है। यहाँ पर कवि ने चंपा की अटखेलियों का वर्णन किया है कि कभी वह उसकी कलम चुरा लेती है, और जब कवि कलम वापस लेके आता है और तब उसका कागज जिस पे वो लिखता है उसे गायब कर देती है। परेशान फिर हो जाता है, और बार बार इस तरह से करने से कवि परेशान हो जाता है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तब कवि ने उसे चंपा को पढ़ने के लिए आग्रह किया होगा, तब चंपा उसे मना करती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, और आप ये हमेशा बताते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो अक्षर का ज्ञान करवाते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं, लेकिन वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? क्योंकि अगर जो चंपा के मायने में ये बात दिमाग में बैठी हुई है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा वो पढ़ने लिखने की बात नहीं कहेगा, इसलिए वो पहले कहती थी कि शायद गांधी जी भी पढ़ने लिखने की बात नहीं कहते हो। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने बताया कि चंपा पढ़ लेना जीवन में बहुत अच्छी बात है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने को जाओगी, जब तुम्हारी शादी होगी और तुम अपने ससुराल गौने में जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। और जब तुम्हारा बालम मतलब उसमें पति बताया गया है, जब कुछ दिन तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और उसके बाद वो काम के सिलसिले में कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, जो कलकत्ता चला जाएगा, तो कलकत्ता तो क्या है, बहुत दूर है यहाँ से। कैसे उसे संदेशा दोगी? अगर तुम अपने पति से दूर हो जाओगी, तुम्हारा पति कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम उसे यहाँ रहकर कैसे संदेश दे पाओगी? क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर पढ़ लिख लोगी तो उसे संदेश भेज पाओगी। कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? और अगर तुम्हारा पति तुम्हें पत्र भेजता है तो उन पत्रों को तुम कैसे पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कि चंपा तुम पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखो। अब चंपा कवि को बता रही है कि तुम बहुत झूठे हो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, कि तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे व्यक्ति बन गए हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, या तो मैं कभी भी अपनी शादी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया और कभी मानो कि मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, और अगर मेरी शादी कहीं हो भी गई तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, और मैं उसे कलकत्ता कभी भी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, और कलकत्ता पर भारी तूफान आए, संकट आए, परेशानियां आए, वज्र गिरे, ये चंपा चाहती है। ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब इसके आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे?
अब चंपा ने ऐसा क्यों कहा, तो किस कारण, तो इसके अंदर बताया गया है कि चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है और आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है। वहां वे शोषक व्यवस्था के शिकार भी बनते हैं। कवि द्वारा यह कहना है कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा। इसके कारण वह घर टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना करती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों के जीविकोपार्जन मतलब आजीविका चलाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। इस कारण वे विश्वास नहीं कर पाती कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात कही होगी। अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है कि चंपा के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो कवि ने चंपा की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है। चंपा एक ग्रामीण बाला है, उसका स्वभाव नटखट, चंचल और शरारती है। कभी कभी वह शरारतवश खूब उधम मचाती है और कवि की कलम और कागज को चुराकर छिपा देती है। चंपा एक अबोध बालिका है, वह पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझती है। चंपा का स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है। कवि के समझाने पर भी वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती और अपनी मन की बात को बिना छिपाए मुंह पर कह देती है कि मतलब स्पष्टवादी है। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। प्रश्न नंबर 4 है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो मेरे अनुसार चंपा के मन में ये भाव छिपा है कि वे पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं और परिवार को विच्छोह की वेदना का सहन करना पड़ता है। इस कारण चंपा ने ऐसा कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। प्रश्न नंबर 5 है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। उत्तर, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्ण होता, तब शायद उसकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती। प्रश्न नंबर 6, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। उत्तर, उपयुक्त कविता में पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली स्त्रियों की इस विडंबना स्थिति का वर्णन हुआ है कि वे प्राय अनपढ़ हैं, इनके पतियों को रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना पड़ता है। इनकी निरक्षरता के कारण इन्हें पति के वियोग के साथ संदेशा भेजना और पढ़ना दोनों विवशता को झेलना पड़ता है। इनका जीवन प्राय अकेलेपन की त्रासदी से ही गुजरता है। प्रश्न नंबर 7, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए। अनपढ़ लड़की को मानसिक त्रास झेलना पड़ता है, उसे अपने प्रियजनों और परिचितों को कोई भी खबर नहीं मिल पाती। यदि वो किसी से चिट्ठी लिखवा भी ले तो लोक लाज के भय के कारण वे अपने मन की सारी प्रेम की बातें, वियोग का दुख या माता पिता को ससुराल की बातें आदि अनेक ऐसी बातें होती हैं जो वह नहीं बता पाती। इस कारण उसकी मन की बातें मन में ही रह जाती है।
अंततः ये संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को विरह की वेदना, अकेलापन की पीड़ा और प्रेम की अभिव्यक्ति न कर पाने की विवशता और लोक लाज की विपत्ति को भोगना पड़ता है। ये हमारा चैप्टर त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती है, ये पूरा हो गया है। अगले वीडियो में अपन दूसरा चैप्टर करेंगे।